हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन आरडीएक्स पर। तो आज हम बात करेंगे जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की, जिसे हम इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सीटेट, यूपीटेट एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी है। एंड आपको इसके नोट्स चाहिए, ये हैंड रिटन लिखित नोट्स हैं, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर दें तो आपको ये नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं जीन प्याजे की। जीन पियाजे कौन थे? जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो आप ऑप्शन में आंसर आएगा स्विट्जरलैंड, तो आप टिक करेंगे स्विट्जरलैंड। ठीक है, जीन पियाजे ने प्रयोग किस पे किया थे? जीन पियाजे ने सबसे पहले प्रयोग अपने बच्चों पर किया था, और घर के आसपास जो बच्चे रहते थे उन पर उन्होंने प्रयोग करके देखा था। ठीक है, उनकी स्टेजेस में जो चेंजेस उन्हें दिखाई दिए थे, तो उसके आधार पर उन्होंने 4 अवस्थाओं में कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वर्णन किया था। यानी उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास दिया, उन 4 स्टेज जो बदलाव उन्होंने देखा था, उसके आधार पर 4 अवस्थाओं में उन्होंने ये चीज़ बताई थी। ठीक है, तो जीन प्याजे के इस विकास को हम अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में थ्योरी ऑफ स्टेजेस कहते हैं। हम इसे इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और साथ में जीन प्याजे को चाइल्ड साइकोलॉजी का क्या कहते हैं? फादर कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है, तो आप ऑप्शन में जीन प्याजे जो दिया दे होगा, तो आप जीन प्याजे पे सही ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, और जीन प्याजे ने यह कहा कि बच्चे जो होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं और एक्टिवली क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक चीज़ ये भी दी थी कि स्कीमा पे क्वेश्चन बहुत आता है। ये सीमा नहीं लिख रहा है, ये स्कीमा लिख रहा है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग आप यहाँ सी कर लेना। अब बात करते हैं कि स्कीमा होता क्या है। स्कीमा होता है कि किसी भी प्रकार की कोई चीज़ देखकर जो बच्चे के माइंड में इमेज बन जाती है, हम क्या कहते हैं? उसे स्कीमा कहते हैं। जैसे अब किसी बच्चे ने कोई घर देखा, तो बच्चे ने ये देखा था कि घर इस प्रकार से बना होता है। ठीक है, बच्चे ने क्या देखा था? चित्र में घर इस प्रकार से बना होता है, तो उसके माइंड में इमेज क्या सेट हो गई कि घर इस प्रकार का होता है। या बच्चे ने कोई टॉय देखा, तो बच्चे को पता था कि टॉय इस प्रकार का होता है, तो उसके माइंड में इमेज बन गई कि टॉय इस प्रकार का होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एडप्शन। देखो, जीन प्याजे ने एडप्शन भी एक एडप्शन भी बताया था, एसिमुलेशन भी बताया था, और समायोजन एकोमोडेशन क्या कहता है। एडप्शन की में ही ये 2 स्टेज बताई थी, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। बात करते हैं पहले एडप्शन की। अनुकूलन होता क्या है? एडप्शन हम कहते किसे हैं? जैसे बच्चा अपने आसपास जो चीज़ें होते हुए देखता है, तो उन्हीं चीज़ों को वो क्या कर लेता है? एडप्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एडप्शन कहते हैं। जैसे बच्चे ने अपने समाज में कोई भी कुछ बोल रहा है, तो वो चीज़ ग्रहण कर ली, तो इसको हम क्या कहेंगे? एडप्शन कहेंगे। ठीक है, अपने समाज में जो एडप्शन करता है, जो चीज़ सीख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडप्शन कहते हैं। अब बात करते हैं एसिमुलेशन की। ठीक है, एसिमुलेशन होता क्या? आत्मसातीकरण। अगर बच्चे के माइंड में किसी चीज़ को लेकर पहले से कोई इमेज बनी हुई है, ठीक है, बच्चा कोई नई चीज़ सीखकर नई चीज़ सीखकर पुराने ज्ञान के साथ तालमेल बैठा पा रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है? आत्मसातीकरण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? बच्चे को पुराने ज्ञान में कोई भी परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बच्चा नई चीज़ सीख रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? आत्मसातीकरण कहते हैं। यानी बच्चे को पुराने ज्ञान में कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर बच्चा नई चीज़ सीख रहा है तो। ठीक है, उसे हम आत्मसातीकरण कहते हैं। अब बात करेंगे हम एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन होता क्या है? ठीक है,
अगर बच्चा कुछ नए काम को सीखने के लिए पुराने ज्ञान में कुछ नया मॉडिफिकेशन कर रहा है, चेंज कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, तो उसके लिए हम एकोमोडेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बच्चों के खिलौनों में कोई हम चार पैरों वाले जानवर दिखाते हैं, जैसे हमने उसे काऊ दिखाई, ठीक है, तो उसके माइंड में ये चीज़ इमेज बनी हुई है कि चार पैरों वाली क्या होती है, गाय होती है। ठीक है, और अगर किसी दिन वो पार्क में गया होता है, वहाँ उसने कुत्ते को देख लिया, ठीक है, तो देखते ही वो क्या कहता है, ये तो गाय है, चार पैरों वाली क्या है, गाय है। फिर उससे बड़ा व्यक्ति या कोई समझदार इंसान उसको ये बताता है कि हर चार पैरों वाला जानवर काऊ नहीं होती है। ठीक है, उससे क्या हुआ, उसने पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान में क्या बैठा लिया, तालमेल बैठा लिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, आ गई सबके समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं प्याजे की चारों अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, तो प्याजे की पहली अवस्था कौन सी थी, प्याजे की पहली अवस्था थी संवेदी अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। ये कितने से कितने तक होती है, ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंसरी मोटर स्टेज कितने वर्ष तक होती है। ठीक है, तो आप आंसर में क्या है, 0 से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस करना कब सीख जाता है, तो आपका आंसर होगा सेंसरी मोटर स्टेज पर। तो बच्चा और इस संवेदी अवस्था में यानी सेंसरी मोटर में क्या करना सीख जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व करना सीख जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, इमिटेशन क्या होता है, नकल करना, यानी बच्चा नकल भी करता है, जैसी यानी देखकर नकल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन यानी जैसा रिएक्ट करोगे वैसा आपको एक्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप बच्चे के सामने कुछ भी करते हो तो बच्चा वैसे ही आपको देखकर वो चीज़ें सीख जाता है, तो इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बनते हैं। जैसा रिएक्ट करा हमें वैसा ही एक्शन क्या मिला, देखने को मिला। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, जिसे हम प्री ऑपरेशन स्टेज बोलते हैं। ये कहाँ 2 से 7 वर्ष तक होती है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कितने पीरियड से कितने टाइम तक होती है, तो आप आंसर दोगे 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, इसमें जीव बात सीख जाता है बच्चा, एनिमिन जिसे बोलते हैं, ईगो सेंट्रिज्म हो जाता है, यानी अहम केंद्रित हो जाता है, यानी वो अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता। यानी अगर हम बच्चे को कोई टॉय देते हैं तो वो किसी और बच्चे के साथ उसे शेयर नहीं कर सकता, यानी उसे खेलने नहीं देगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ईगो सेंट्रिज्म बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि बच्चा ईगो सेंट्रिज्म यानी अहम केंद्रित वाली चीज़ बच्चे में किस टाइम अवस्था में आती है। ठीक है, तो आप आंसर दोगे प्री ऑपरेशनल स्टेज पर ईगो सेंट्रिज्म बच्चे में आ जाता है। ठीक है, अब इसे क्या पलटावी जिसे बोलते हैं। ठीक है, इरेवर्सिबिलिटी जिसे बोलते हैं। ठीक है, हम जैसे आपने बच्चे को बताया 2 + 3 = 5 होता है। ठीक है, तो बच्चा 3 + 2 = 5 होता है, इसको क्या कर देता है, जोड़ना शुरू। उसको ये तो पता है कि 2 + 3 5 होता है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है। तो बच्चा क्या करता है, जोड़ना शुरू कर देता है। तो किसको क्या कहते हैं, अपलटावी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रीकरण की। तो बच्चे को इस स्टेज में क्या आ जाता है, सेंट्रेशन भी आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीकरण बोलते हैं। यानी किसी एक वस्तु के कॉन्सेप्ट को ग्रहण करके वो उस चीज़ के बारे में सोचता है और फोकस करता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम केंद्रीकरण बोलते हैं, यानी सेंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। ये कब से कब तक होती है, ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन, यानी बच्चा कंजर्वेशन करना शुरू कर देता है, संरक्षण करना शुरू कर देता है। यानी अगर हम बच्चे के सामने 2 जार रखते हैं, यानी एक जार ऐसा लंबा है और एक जार ऐसा चौड़ा है, ठीक है, और इसमें हम समान अवस्था में ही पानी डालते हैं, तो बच्चा ये पहचानना शुरू कर देता है कि दोनों जारों में सेम क्वांटिटी में पानी डाला है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे संरक्षण कहते हैं, यानी कंजर्वेशन कहते हैं। वो अपने माइंड में इस चीज़ को बैठा लेता है कि जार पतले वाले भी जार में भी सेम पानी है और चौड़े वाले जार में भी सेम पानी है। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन, आपसे ये पूछेंगे कि कंजर्वेशन वाली चीज़ बच्चे में किस अवस्था में आ जाती है, तो आप आंसर दोगे कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में आ जाती है, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। अब बात करते हैं इंडक्टिव। बच्चे में इंडक्टिव आगमनात्मक तक भी आ जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा आगमनात्मक तर्क करना शुरू कर देता है, यानी बच्चे की चिंतन रीजनिंग शुरू हो जाती है। जैसे हम बच्चे से कहेंगे 2 4 जा कितना होता है 8, तो बच्चे से हम दोबारा पूछेंगे 4 2 जा कितना होता है 8, यानी बच्चे में रीजनिंग चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, बच्चे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग भी आ जाती है, यानी वो उलट फेर का चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, और बच्चे में सेरिएशन भी आ जाता है, यानी क्रम में चीज़ें लगाना शुरू कर देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे में सेरिएशन यानी क्रम में चीज़ें लगाने की जो फीलिंग्स आती हैं, भावना होती है, वो किस स्टेज में आती हैं, तो इसको हम आंसर देंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में आ जाती है। ठीक है, बच्चा ट्रांसल्यूटिव में बच्चे में तुलना शुरू कर देता है, यानी बच्चे तुलना शुरू करना कर देते हैं, कंपेयर शुरू कर देते हैं कि ये गिलास छोटा है और ये गिलास बड़ा है। ठीक है, ये चीज़ बच्चे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। अब बात करते हैं औपचारिक संक्रियात्मक की, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। ये 11 से 15 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे में अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो जाती है। जो बच्चे चीज़ें देख नहीं पा रहा है उसको इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, परिकल्पना आधारित इमेजिनेशन सीख जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि परिकल्पना आधारित इमेजिनेशन किस स्टेज में आती है, आप आंसर दोगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में वो सीख जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिकल्पना आधारित, यानी इमेजिनेशन करना वो सीख जाता है। जो चीज़ें वो देख नहीं हो रहा तो वो इमेजिन कर लेता है उस चीज़ को। और निगमनात्मक तर्क भी बच्चे में इसी स्टेज पर आ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग बनना बच्चा कब सीख जाता है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज पर बच्चा हाइपोथेटिकल थिंकिंग करना सीख जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग बच्चा किस स्टेज पर करता है, तो आप आंसर दोगे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज पर बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग करना सीख जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे जीन पियाजे का चारों अवस्थाओं का टॉपिक्स। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये चारों स्टेज अच्छे से समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।